चलें स्टार्ट करते हैं सर अगला चैप्टर। उससे पहले हमें ये भी पता हो कि इस चैप्टर का टेस्टिंग लेवल क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है। सर अगर आप देखेंगे डेटा गवर्नेंस का प्रोफिशिएंसी लेवल भी 2 है और टेस्टिंग लेवल भी 2 है। तो क्या मतलब है सर, इसके ऊपर केस स्टडी टाइप के सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है जी, आ जाए स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा, आ जाए। चैप्टर नंबर 2 हमारा सर इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम कोर्स को बड़े अच्छे से और बड़े उससे कवर करें। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट आपका ड्यू हो चुका है अगले हफ्ते, ठीक है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपका चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा। कल मैं सवाल नहीं भेज पाया, आज इंशाल्लाह 2 सवाल भी भेज दूंगा इसके, इतना मुश्किल नहीं। और ये भी देखो चैप्टर की जो है ना समरी एक आईकेप ने भी दी हुई है अपनी बुक के पीछे, ठीक है। अब आया सर डेटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। सर व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नेंस, पहले तो ये बताओ गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, चलो ये बताओ। जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलाती है, जो मुल्क चलाती है, जो रूल्स है ना, मुल्क कैसे चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो गवर्नेंस क्या होती है कि यार आम अल्फाज में कि यार सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो डेटा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई रूल्स ना हो ना, कोई रूल्स ना हो तो लोग कितना मिसयूज करें। आजकल हम देखते भी हैं फेक वीडियोस, एआई वीडियोस वगैरह सब आ जाती हैं, ठीक है ना। तो गवर्नेंस बहुत जरूरी है। एज अ मुस्लिम हमारे लिए गवर्नेंस क्या होती है, कुरान, सही है, हदीस, ठीक है, सही हदीस, बुखारी, मुस्लिम, सही है ना सारी। तो सर हर चीज की तो डेटा की भी क्या होती है सर जरूरी गवर्नेंस। सबसे व्हाट इज डेटा गवर्नेंस पढ़ते हैं। डेटा गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द क्रिएशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स टू मैनेज डेटा थ्रू आउट इट्स। सर व्हाट इज लाइफ साइकिल, डेटा की लाइफ साइकिल क्या होती है बताओ, लाइफ साइकिल क्या होती है जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं भाई। व्हाट इज लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी है शुरू से ना, तो सर डेटा की भी एक लाइफ साइकिल होती है भाई, कौन सा डेटा कब रेलिवेंट है ना। गवर्नमेंट को 18 साल के लोग चाहिए तो वो डेटा 1 साल के लिए वो होगा रेलिवेंट, क्योंकि जो 18 साल के अभी हैं वो अगले साल क्या हो जाएंगे 19 साल के। तो अगर उनका डेटा अगले साल हम देंगे तो 19 के होंगे। तो हम आ जाए फ्रॉम क्रिएशन एंड कलेक्शन, डेटा क्रिएट होता है, कलेक्शन टू स्टोरेज, यूजेज, आर्काइवल एंड इवेंचुअली, आप समझना सर क्रिएशन, डेटा क्रिएट हुआ, मैंने आप सबसे एक सर्वे फॉर्म जमा करवाया, वो डेटा क्या हो रहा है क्रिएट, एंड कलेक्शन टू स्टोरेज, स्टोर करता हूं, फिर मैं गूगल ड्राइव पे करना हूं, अमेजन का AWS है, यूजेज यूज करता हूं, एक दफा जब यूज हो जाता है फिर क्या हो जाता है आर्काइव, है ना। आपकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो कभी आपके बहुत अच्छे दोस्त थे, अब इतने अच्छे, अब किसी वजह से आपको नहीं पसंद, वो पकाते बहुत हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उनको व्हाट्सएप में कहाँ डाल देते हैं आर्काइव में। आप बोलते हैं भाई क्लास का ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पेपर पास हो गया, आप हो सकता है ग्रुप छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे तो आप कहाँ डाल देंगे आर्काइव में। आप बोलेंगे यार कभी जरूरत पड़ी तो देख लूंगा, वरना तो आर्काइव, इसको कहते हैं कि आर्काइव निकलने से पहले, डिस्पोजल से पहले स्टोर करना, जब इतनी नीड नहीं होती, सही है। अब देखो इधर ही आर्काइव में ना आप सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में करते हो स्टोर, किस में करते हो, कल हमने पढ़ा था ना सर, जब तक यूजेज है तब तक मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन जब आर्काइव में डालना हो तो मैं किसमें करूंगा सेमी स्ट्रक्चर में। बोलूंगा यार आप इसको CSV वगैरह में कर दो, सही है, जरूरत पड़ी तो सही कर लेंगे, बोला। एंड इवेंचुअल डिस्पोजल, तो कह रहा है at its core it encompasses the people, processes and technologies needed to manage and protect an organization's data assets, ensuring that corporate data is generally understandable, correct, complete, trustworthy, secure and डिस्कवरेबल, सही है ना। अब आ जाए यहां से एक सवाल उठ सकता है कि वैसे कहा गई कि भाई डेटा को स्टोर करना, सही है ना, और डेटा गवर्नेंस क्यों जरूरी है। उसका आंसर ये है कि डेटा इज जनरली अंडरस्टैंडेबल, करेक्ट, कंप्लीट, ट्रस्टवर्दी, सिक्योर एंड अ वेल इंप्लीमेंटेड डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंश्योर्स दैट डेटा रिमेन्स एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, सिक्योर एंड अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल मीटिंग लीगल एंड। आ जाए सर डेटा गवर्नेंस की साइकिल बता दी इसने। अब ये जो चार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिए। डेटा गवर्नेंस में आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, लोगों का सहारा लेना है, प्रोसेस का सहारा लेना है। डेटा गवर्नेंस में चीजें क्या क्या होती हैं, डेटा की ओनरशिप किसके पास है, कौन ओनर है,
एक्सेस कौन कर सकता है, सिक्योरिटी क्या है सर, क्वालिटी क्या है, और नॉलेज किसके पास है, इससे नॉलेज क्या है। अब आ जाते हैं की ऑब्जेक्टिव्स क्या है डेटा गवर्नेंस के। अब आ जाए सर, ये इंपॉर्टेंट है फॉर 8 मार्क्स, इंपॉर्टेंट फॉर अप टू 8 मार्क्स। इसके ऊपर केस स्टडी नहीं आएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा किसमें से क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये वाली चीज है, वो पेन क्यों सही नहीं चल रहा। चलिए, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई इसके, मिनिमाइज रिस्क, डेटा चोरी ना हो जाए, गलत यूज ना हो जाए, वो हो जाता है। इस्टेब्लिश इंटरनल रूल्स फॉर डेटा यूज, क्या मतलब है सर इसका, आप सुनना, डेटा कौन यूज कर सकेगा, कौन एक्सेस कर सकेगा, ये भी इसके की ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। फिर आ रहा है इंप्लीमेंट कंप्लायंस, क्या मतलब है सर इसका, कि सर गवर्नमेंट को कब कौन सा डेटा देना है, क्या चीज। अब आपको पता है हमारे मुल्क में एफबीआर ने क्या किया, आप में से किसी के अब्बा की कोई दुकान शुकाने नहीं है, तो आप दुकानों की लेवल पे भी जा रहे हैं कि भाई एफबीआर के साथ सिस्टम को इंटीग्रेट कर दो, जो भी सेल्स ट्रांजैक्शन होगी ना आपके यहाँ पे, वो डायरेक्ट कहाँ चली जाएगी, एफबीआर के पास। तो वो डेटा एफबीआर के पास कैसा जाए, वो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, सर अगर डेटा को हमें स्टोर करने की प्रॉपर प्रैक्टिस है तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कैसे, सबको पता है कि एम्प्लॉय का डेटा एचआर के पास जाकर के यहाँ पर पड़ा हुआ होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी कंपनी में जाते हैं ना, मेरा अपना लैपटॉप नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ, तो कंपनी में क्या होता है मेरा बच्चा, कि एक बंदा है उसका नाम ईमेल में आ रहा होता है, ईमेल में सिर्फ ईमेल नहीं आती, ईमेल के अगर आप क्लिक करेंगे ना पीछे पूरा उसका डेटा आ जाएगा, कंपनी का एम्प्लॉय है, नाम ये है, ईमेल ये है, डिपार्टमेंट कौन सा है और फोन नंबर क्या है, किसी को राब्ता करना है तो वो इससे कर सकता है। सही है, इससे बहुत बड़ी कंपनी होती है जैसे के इलेक्ट्रिक वगैरह, उसमें अक्सर इसका मिसयूज भी होता है। बताओ कैसे मिसयूज होता है। के इलेक्ट्रिक के 10,000 के करीब एम्प्लॉइज है, अब तो कम हो गए, कैसे मिसयूज होता है, अल्लाह माफ करे, गलत लोग जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में ठरकी लोग हर जगह होते हैं। तो वो होता क्या है, हेड ऑफिस का चक्कर लगा, आप किसी ब्रांच में था, आपको की खातून अच्छी लग गई, कैसे जैसे आपने उनका नाम, ये जेन्युइन केस है, नाम पता किया है, अब आपके पास ईमेल है, आपने ईमेल से उसका क्या निकाल लिया, नंबर निकाल लिया, और अलग नंबर से, ये जेन्युइन केस था, उसको अप्रोच कर रहे। लेकिन सर कंपनीज कहती है कि ऐसे रिस्क काम में उम्मीद किए जाते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, सही है ना, तो फिर भी तो सारी डिटेल्स आती है। इंक्रीज डेटा वैल्यू, सर अगर हम गवर्नेंस सही से करेंगे तो डेटा सही फॉर्म में स्टोर होगा, सही टाइम पे अवेलेबल होगा, तो उससे क्या होगा सर, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और यूजेबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। पहले फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, सर अगर डेटा गवर्नेंस की सही से पॉलिसीज होंगी तो डेटा को कैसे रखना है, क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉस्ट रिड्यूस करेगा, कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेगा हम आगे जाके पढ़ेंगे कि डेटा अगर आप किस किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, क्या है। तो अगर आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा ना कि यार ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको हमें रखना है AWS पे। AWS पता है क्या है, अमेजन का वेयर हाउस, आपका मेरा 90% डेटा, सही है ना, जो खासतौर पे वेबसाइट्स वगैरह का, जो आईकेप की वेबसाइट पे आपका डेटा पड़ा हुआ है वो AWS सर्वर पे, हमें गूगल ड्राइव नजर आता है। ऐसा ही है, क्यों नजर आता है, क्योंकि हमारा फोन ज्यादातर एंड्रॉइड होता है ना, आई क्लाउड किसका होता है, एप्पल, लेकिन दुनिया भर में कॉर्पोरेट लेवल पे ज्यादातर यूज होता है AWS, ये अमेजन वेयर हाउस सर्विसेज इसको कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये पूरा एक क्लाउड है। फिर आता है इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, सपोर्ट द लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोसेसर। अगर डेटा आपके पास सही है ना, आप 10 साल का डेटा भी उठा करके चीजों को एनालाइज कर सकते हो, तो ये भी बेनिफिट हो जाता है आपको। और आज के दौर में डेटा देखो, पहले जमाने में टैक्स पढ़ रहे हो, टैक्स में भी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि कितने साल के लिए डेटा रखना जरूरी है, बताओ कितने साल के लिए जरूरी है, नहीं पढ़ा होगा, 6 साल के लिए। टैक्स वाले भैया कहते हैं रिटर्न असेसमेंट अपील तुम लोग बाद में पढ़ोगे, 6 साल तक पहले तक का हम आपसे टैक्स करते हैं। मतलब आज अगर 2026 चल रहा है तो आपके 2020 तक का क्या हो सकता है, टैक्स जो है ईयर खोल करके उसका ऑडिट किया जा सकता है। लेकिन ये भी अब रूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि बोला पहले जमाने में डेटा किस पे होता था, फाइलों में, अब किस पे होता है, ड्राइव में। तो बोलेंगे भाई 6 नहीं 15 साल का। अब आ जाते हैं सर की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा गवर्नेंस, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स तक के लिए है, इसके पे लिख दें 8 मार्क्स तक के लिए इसके ऊपर। अब फिर आते हैं डेटा ऑनरशिप एंड स्टीवर्डशिप। अब आ जाए
सर हु इज डेटा ऑनर, ऑनरशिप क्या होती है? हाँ, अब सर मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपनी फर्म से। हमारी फर्म में अलग अलग मैनेजर्स हैं माशाल्लाह, अलग, हम लोग पाकिस्तान का भी हमारा काम है माशाल्लाह, थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट भी करते हैं, थोड़ा बहुत यूके भी माशाल्लाह करते हैं, थोड़ा बहुत यूएस भी माशाल्लाह करते हैं। अब हमारे जो स्पेसिफिक मैनेजर्स हैं ना, उनको ये पता है कि पाकिस्तान की बुक्स क्या चल रही हैं, रेवेन्यू कितना है क्या है, लेकिन उनको यूके का, यूएस का रेवेन्यू नहीं पता है। सही है, लेकिन अकाउंटेंट को पता है। तो हम कहते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सुनना, उसका ऑनर कौन है? सीएफओ। हम बोलते हैं अगर तो किसी मैनेजर को, पाकिस्तान के मैनेजर को पता चला कि यूएसए में क्या रेवेन्यू है, क्या चीजें हैं, यूएसए में फलाने बंदे की क्या सैलरी है, सही है, क्या सैलरी अलग होगी, उसके ऊपर आऊंगा, तो यूएस में क्या रेवेन्यू है, तो हमने कहा ये सीएफओ तुम्हारी, जब तुम ऑनर हो डेटा के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा किसकी ऑनरशिप है? सीएफओ की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी में, ठीक है। वो अगर आउट होगा तो सीएफओ पकड़ा जाएगा। सर फिर ये ऑनर्स क्या होते हैं? डेटा ऑनर्स आर टिपिकल सीनियर लेवल इंडिविजुअल्स और बिजनेस लीडर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर specific data domains, is the example customer data, financial data. They have the authority to make decisions about how data should be used and ensure it supports business. सर यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें, CFO P&L बैलेंस शीट या रेवेन्यू फिगर, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे। सर ये होता है ऑनर, और एक होता है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड कौन होता है? हाँ, अल्फाज में बताएं इसका मतलब। सर जो चलाने वाला। ऑनर होता है कि जिम्मेदारी मेरी है, स्टीवर्ड होती है उसकी टीम। डेटा स्टीवर्ड आर ऑपरेशनल कस्टोडियंस हु इंश्योर दैट डेटा इज एक्यूरेट, अवेलेबल एंड प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। दे फोकस ऑन डे टू डे मैनेजमेंट, इंश्योरिंग कंप्लायंस एंड डेटा पॉलिसी। अब सर आ जाएं, ये बेसिकली जो मैंने कहा ना, ऊपर हमारा जो सीएफओ है वो होगा, तो ये होगा अकाउंट्स ऑफिसर। हमारी फर्म में बहुत बड़ी नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो दो ही लोग हैं फाइनेंस में, एक सीएफओ, उसके अंडर क्या है? अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर उसको कह लें। अब सर अकाउंट्स ऑफिसर क्या करता है? वो डेटा बनाता है, चलाता है, देखता है कि डेटा सही है टैक्स के हिसाब से। लेकिन ऑनरशिप किसके पास है? सीएफओ के पास है। इस बात को समझे? तो हमने कहा सर सबसे पहले की कंपोनेंट्स में हमारे पास डेटा ऑनरशिप आ गए। ऑनरशिप जो रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा आउट हुआ, सिंपल अल्फाज में। स्टीवर्ड जो डेटा को बनाएगा, डेटा को मेंटेन करेगा। ये दिमाग में ना आसान अल्फाज में याद रखा करो। फिर आता है सर डेटा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। These are documented rules, standards and guidelines governing how data is handled throughout the organization. Policies and procedure ensure data is managed consistently, securely and in a way that aligns with legal and business. Policies might define who has the access to what data, under what conditions data may be shared, how long data should be retained and how to dispose of it securely. क्या मतलब है सर? आ जाए, कौन सा डेटा? मैंने आपको बताया था एक बात, मैंने आपको बीच में नहीं कहा, मैंने सैलरी वाली बात। एचआर के बाद सब पास सबकी सैलरी होती है, दूसरा अकाउंट्स के पास भी होती है, सही है। जो एचआर डिपार्टमेंट है ना, उसके पास सबकी सैलरी है। और अब देखो एचआर डिपार्टमेंट काम क्या करता है? ऑफर लेटर, हायरिंग, ये वो। पेरोल भी एचआर बनाता है। पेरोल प्रोसेस कौन करता है? अकाउंट्स। देखो पेरोल बनाना एक चीज है, पेरोल प्रोसेस में एग्जांपल देता हूं। घर में खाना बनाती अम्मी है, खाना बनाती अम्मी, लड़कों को बोल रहा हूं, लेकिन सर्व तुम्हें कौन कर रही है? बहन, सही है ना। खाना निकाल करके कौन दे रही है? तो जो अम्मी है वो एचआर है, पेरोल बना रही है। प्रोसेस कौन करवा रहा है? जो बहन है वो अकाउंट से, ठीक है। तो अगर सैलरी का डेटा आउट होता है ना, तो एचआर के ऊपर सबसे पहला सवाल उठता है कि यार तुमने आउट किया है। एचआर कहता है मैंने तो नहीं किया। फिर दूसरा सवाल किस पे उठता है? लेकिन सैलरी के डेटा की ऑनरशिप किसकी होती है? एचआर की। किसकी होती है? तो अब आता है सैलरी का डेटा सिर्फ एचआर को। अच्छा, एचआर में भी फिर है ना, सबको नहीं बताया जाता। एचआर में भी सबको
2 को बताऊंगा, 3 को बताऊंगा, अगर एचआर में 10 लोग हैं ना तो 4-6 को पता होगा, सबको नहीं पता होगा भाई। सिंपल सी बात है, क्यों बताऊंगा सबको मैं, सही है। क्योंकि छोटे लेवल का एम्प्लॉय है ना, उसके दोस्ती अकाउंट्स में भी इधर भी होगी, उसको वो बच्चा है ना, भी उसको इतना नहीं पता, सबको बता देगा। तुझे पता है कि इतने भड़म देता है, तनख्वाह खाली 80,000 रुपए इसकी। तो ये तो आगे सर पॉलिसीज बताती हैं किसको कौन से डेटा का एक्सेस है, अंडर व्हाट कंडीशंस डेटा में भी। एचआर वाला अगर कोई डेटा किसी से शेयर करेगा तो उससे अप्रूवल लेनी है। हाउ लॉन्ग डेटा शुड बी रिटेन, डेटा कितने टाइम के लिए रिटेन किया जाएगा, 6 साल। एंड हाउ टू डिस्पोज ऑफ इट, जब डिस्पोज भी करेंगे तो सिक्योरली, फाइल डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे, सही है ना। कभी कोई पुरानी फाइलें अभी भी आज भी ऑफिस में पड़ी हुई है, उनको अगर फेंकना होगा तो कैसे फेंकेंगे कि किसी के हाथ में। तो पहले जमाने में पता है क्या होता था, वो होते थे आपके पास थ्रैश बिन्स। थ्रैश बिन्स क्या होते हैं, कंपनियों के अंदर जो उसको डेटा को वो कर देते हैं। सर फिर आगे आते हैं, डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट, बल्कि सॉरी इसके प्रोसीजर प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन टू इंश्योर डेटा कंप्लायंस, हाउ टू रिक्वेस्ट एक्सेस टू डेटा और रिपोर्ट टू अ डेटा क्वालिटी इशू। पूरा प्रोसीजर आपको बनाना है कि अगर मुझे एचआर से कोई डेटा चाहिए, मुझे एचआर से फलाने बंदे की सैलरी चाहिए, चलो मैं तो पार्टनर हूं, मैं ले सकता हूँ। किसी और एम्प्लॉय को किसी वर्किंग के लिए चाहिए तो उसको पहले मुझे ईमेल करनी होगी, मैं अप्रूव करूंगा, फिर एचआर वाले के पास जाएगी, एचआर वाला उसको बोलेगा तुम्हें सैलरी हम ईमेल नहीं कर रहे, तुम आओ हम तुम्हें इसकी सैलरी अपने पास कंप्यूटर में दिखा देते हैं, ठीक है। अक्सर कंपनीज में, अब सुनना, आप लोग ऑडिट के लिए जाते हो, सबसे इंटरेस्टिंग काम आपको क्या लगता है, सैलरीज देखना। क्या देखना, अब आप लोग जब सैलरीज देखने के लिए जाते हो ना, क्योंकि हम सीए वाले होते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा सीएफओ इतना कमा रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता चलता है मार्केट वैल्यू ना। तो अच्छी कंपनियां सैलरीज यूं नहीं दिखाती, बोलते हैं एक काम करें किसी भी एक सीनियर को बेचते हैं, उसको हम रैंडम बेसिस पर 5-6 लोग जिस लेवल के बंदे की ये सैलरी बोलेगा हम वो दिखा देंगे, ताकि उसको एक आइडिया हो जाए कि हमने जो उसको सैलरी की स्लिप शो की है वही हमारे सिस्टम में प्रोसेस हो रही है, ठीक है। पूरा पेरोल उसको भी नहीं देते, तो ये होता है। हमारे साथ डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड इंप्रूविंग की डेटा क्वालिटी डायमेंशन सच एज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, सर डेटा करेक्ट है और एरर तो नहीं है उसमें, सही है। कभी कभी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू होने आती है, किसी बच्चे ने बताई होती है, तो उसमें ये पता चलता है कि एक्सपेंस जो है ना की फिगर का बैलेंस होना चाहिए नेट डेबिट, वो हो रहा है नेट क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, कुछ भरने लगा हुआ है, गलत एंट्री पार हुई, ऐसा तो नहीं है। कंसिस्टेंसी, इज द सेम डेटा कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट, अब इसको जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर एक कंपनी होती है, उसका एक ईआरपी भी हो ना, तो उसके साथ भी ना उसका एक सेल्स का सिस्टम होता है। देखो कंपनी के अंदर पता है बदमाश कौन होता है, कंपनी में बताओ बदमाश कौन होता है, सेल्स वाले लोग। क्यों बदमाश है, बोलते हैं भाई हम धंधा ला रहे हैं तभी ये फाइनेंस वालों के पास काम है, ये सेल्स परचेज एम्प्लॉय रख रहे हैं, एचआर के पास काम है, ये सारे। तो धंधा कौन लेकर आ रहा है, भाई हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो ये बोलते हैं तुम ईआरपी यूज करते रहो, हम सेल्स अपना सिस्टम यूज करें। सेल्स के उनके सिस्टम, क्योंकि उनका सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है ना इधर उधर। तो जब ये सेल्स सिस्टम अपना यूज करते हैं तो ये मेक श्योर करना होता है जो सेल्स सिस्टम के अंदर सपोज करो 200 मिलियन की सेल्स आई है, वही सेल्स ईआरपी में भी 200 मिलियन की रिकॉर्ड हो, अलग अलग ना हो, ठीक है। कंप्लीटनेस पे आते हैं, इज ऑल रिक्वायर्ड डेटा प्रेजेंट, क्या सारा डेटा जो है प्रेजेंट है भी कि नहीं, जो जो चाहिए। फिर आते हैं टाइमलीनेस, इज दी डेटा अप टू डेट एंड अवेलेबल व्हेन नीडेड। डेटा तो है, आपने मांगा अपने स्टाफ से सर वो डेटा दे दो मुझे सेल्स का, अप्रैल की, अब तक की, 15 दिन की, 20 दिन की, वो आपको बोला डेटा कब दे, वो आपको डेटा दे रहा है जून में, तो ये भी गलत है। हाई क्वालिटी डेटा सपोर्ट्स अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आपको पता चल जाता है, अब जैसे हमारी फर्म में हमें पता होता है कि इस बच्चे के पास कितना काम है। एंड कंप्लायंस एफर्ट्स, पुअर डेटा क्वालिटी लीड्स टू एरर्स, फाइनेंशियल लॉसेज एंड रेपुटेशनल डैमेज। डेटा सिक्योरिटी पे आते हैं, डेटा सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग sensitive data from unauthorized access, alteration और destruction through technical controls। अब सुनना सर,
सिक्योर डेटा को सिक्योर बनाना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एग्जांपल इनक्रिप्शन। सर व्हाट इज इनक्रिप्शन, बताते हो मुझे? कोड में आपने देखा होगा व्हाट्सएप बताया था कि आपका डेटा क्या है, एंड टू एंड। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, उसको नजर ही नहीं, समझ में ही उसको नहीं आएगा। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो होता है, मैं आपको बताऊं सिंपल अल्फाज में, जो एक्सेस को ब्लॉक करता है। अब हमें पता है कि यार हमारा स्टाफ किसी भी वेबसाइट पे जा करके कुछ भी खोलेगा, वहां से कोई वायरस आ गया तो कंपनी में हम लोग क्या लगा देते हैं? फायरवॉल। हमारा स्टाफ रात भर यूट्यूब, खैर हमने यूट्यूब पे पाबंदी नहीं लगाई, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब वेबसाइट पे क्या किया हुआ है? पाबंदी। क्यों पाबंदी लगाई हुई है बताओ? क्योंकि सर स्टाफ यही करेगा। तो पाबंदी जो लगती है ना, वो क्या होती है? किसी भी वेबसाइट को रिलेटेड कि आप एक्सेस ना करें, वो किसके थ्रू लगती है? फायरवॉल्स। वो क्यों पाबंदी लगाते हैं? ताकि किसी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो तो आप उसको जब एक्सेस करें तो आपका डेटा लीक ना हो जाए। और फिर एक होता है एक्सेस कंट्रोल्स। यही वही बात कि यार, अब जैसे एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ये भी जरा समझ है सारी। देखो एग्जांपल मेरा बच्चा समझ नहीं है तुम्हें ना, ताकि तुम लोगों को चीजें उसमें आए। सर ईआरपी जो होता है ना, उसके डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं। बता, एक फाइनेंस का मॉड्यूल होता है, तुम्हें पता है, एक एचआर का होता है, एक सेल्स का होता है, सही है? अब समझना, और भी सारे होते हैं, बट सपोज करो मैं जाना जो एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, जो फाइनेंस का मॉड्यूल है ना, उसका एक्सेस मेरी फर्म में सिर्फ 2 ही लोगों के पास होगा, जो कि एक सीएफओ है, जो उसके नीचे एक लड़का है। एचआर में उसका एक्सेस नहीं होगा। एचआर वाले लॉगिन उसी सिस्टम पे करेंगे। सिस्टम एक ही है ईआरपी हमारे पास, लेकिन फाइनेंस वाले जब लॉगिन करेंगे तो उनको फाइनेंस की विंडो नजर आएगी, एचआर वाले करेंगे उनको किसकी नजर आएगी? एचआर की। तो ये होता है एक्सेस कंट्रोल, कि मैंने सेल्स वालों को किसकी नजर आएगी? सेल्स की। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनको सब नजर आ जाएगा, लेकिन ये क्या लोग होंगे? कुछ लोग, ठीक है। फिर आते हैं, सॉरी ये कहाँ गया, हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, पॉलिसीज बना दी कि अगर किसी ने डेटा लीक हुआ तो इमीडिएटली फायर हो जाएगा, पॉलिसीज, ठीक है। और यूजर ट्रेनिंग क्या होती है भैया? यूजर ट्रेनिंग होती है कि लोगों को बताएं कि डेटा किसको देना है। फिर आते हैं सर फिजिकल कंट्रोल, एग्जांपल सिक्योर सर्वर रूम, सर्वेलेंस। और अब सर आ जाए फिजिकल कंट्रोल्स में, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सिक्योर सर्वर रूम, अब सर देखें, ये हमारी फर्म का कार्ड, ये दिखने में एक कार्ड है, लेकिन इस कार्ड के अंदर एक्सेस है। इस कार्ड के अंदर जो मेरे एम्प्लॉइज हैं उनके पास एक्सेस है कि वो सिर्फ मेन गेट खोल सकते हैं। फिर हमने 3 डिपार्टमेंट्स को भी अपने सिक्योर किया हुआ, आईटी, एचआर और अकाउंट्स, कि हर कोई इसमें नहीं जा सकता। तो भाई आईटी जो है उसका एक्सेस, मेरे पास 4 का एक्सेस है, मेरे और मेरे पार्टनर का। हमारा गेट का तो है ही, आईटी वगैरह इनका है। एचआर वाले के पास एचआर, और उसके अब हम क्या करते हैं, एक मशीन लेगी, उसको खाली इस कार्ड को टैप करना है, वो दरवाजा खुल जाता है, समझे? तो जो ये एक्सेस कंट्रोल है, ये हमने कहा कि सर ये होता है फिजिकल कंट्रोल, कि आपने सर्वर रूम्स में, इनमें सब में लगा दिया। हर डेटा सिक्योरिटी इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग ट्रस्ट, मेंटेनिंग ट्रस्ट, कंप्लाइंग विद रेगुलेशन एंड प्रिवेंटिंग डेटा ब्रीचेस। अब सर ये भी डेटा सिक्योरिटी। अब आते हैं कंप्लायंस एंड दिस कंपोनेंट इंश्योर दैट डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस मीट लीगल, रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस सच एज, अब सुनना, इंटरनेशनल रेगुलेशंस, जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन की है, सीसीपीए कैलिफोर्निया की है, सही। अब सुनना, पाकिस्तान में, अब सर जैसे आईएफआरएस होता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसे डेटा के भी स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास। फिर पाकिस्तान में नेशनल लॉज, पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम्स, आपने अक्सर सुना होगा या नई खबरों में पीका एक्ट है, उसके थ्रू जो है ना पाबंदी लगती है। फिर अगर आप किसी इंडस्ट्री में, अगर आप फार्मा में हैं तो उनका अपना आइजो स्टैंडर्ड है। आइजो क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये हर चीज का इन्होंने
स्टैंडर्ड बनाया हुआ उनका है। फिर आते हैं रिस्क मैनेजमेंट इंटेल्स आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क रिलेटेड टू डेटा मिसयूज, ब्रीचेस एंड नॉन कंप्लायंस। तो सर ये सारी चीजें आपको करनी है। कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको करता है अवॉइड पेनल्टीज, लीगल एक्शन एंड डैमेज टू रेपुटेशन व्हाइल फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसफर। वही बात है, कंप्लायंस में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये याद रख लेना है इंटरनेशनल रेगुलेशन है, नेशनल रेगुलेशन है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं सर मेटा डेटा। हाय, मेटा डेटा क्या होता है? वो एक्सेप्टेंस ये होती है कि हम तुम्हारे सिस्टम में देख करके, चीज़ों को देख करके, हम इसके ऊपर आगे पढ़ेंगे भी, और हमें ये पता चल जाएगा कि यार हम तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज़ें क्या है, और फिर हम उसके हिसाब तुम्हें एड्स भेजेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब सर मेटा डेटा के ऊपर हम आ रहे हैं कि भाई मेटा डेटा क्या होता है, व्हाट इज मेटा डेटा। फिर आ जाए सर मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट सिंपल सर, कौन सा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, किस फोल्डर में। अब जैसे हर सीए फर्म के पास है ना एक सर्वर होता है, उस सर्वर के अंदर मैं तुम्हें एग्जांपल इसकी बताता हूँ। भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ मेटा डेटा की एग्जांपल। कहाँ गए हमारे डाउनलोड्स में? हमने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर। ठीक है, अब देखो मैंने एक फोल्डर बनाया और इस फोल्डर का नाम मैंने लिख दिया सीए। अब इस सीए के अंदर मैंने 2 सब फोल्डर बना दिए। मेटा डेटा की एग्जांपल देने लगा हूं तुम लोगों को, सही है, 1 मिनट रुकना। इसके अंदर मैंने कितने फोल्डर बना दिए? 2 फोल्डर, 3 फोल्डर बल्कि। मैंने कहा एक कैफ का बना रहा हूं, फिर मैंने कहा मैं एक फोल्डर किसका बना रहा हूं, सीफैप फाइनल, और एक बनाऊंगा पीआरसी। एक हमने बना दिया पीआरसी। फिर हमने गए, हमने कैफ के अंदर 1 से लेकर 8 तक की चीजें फोल्डर बनाए। अब मेटा डेटा क्या होता है? वो ये बताता है कौन सा डेटा कहां पड़ा हुआ है। डीएसआर का डेटा, तुम जाओगे कंप्यूटर में, डाउनलोड्स में जाओगे, डाउनलोड में जाके सीए का फोल्डर खोलोगे, सीए का फोल्डर खोल करके कैफ का फोल्डर खोलोगे, कैफ का फोल्डर खोल करके उसमें कैफ 3 दे दोगे। ये क्या है? मेटा डेटा। मतलब मेटा डेटा आपको ये बताएगा कि भाई कौन सा डेटा कहाँ है। कंपनी को पता होना चाहिए ना कौन सा डेटा चाहिए तो किससे लें। तो दिस इज व्हाट मेटा डेटा डज। अब आ जाए तो कह रहा है कि मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट डेटा, इट डिस्क्राइब्स द ओरिजिन, फॉर्मेट, डेफिनेशंस, यूजेज एंड रिलेशनशिप्स ऑफ data elements. Metadata enables better data discovery, understanding, classification and governance, which supports analytics, compliance and data integration. वही बात, किस ओरिजिन में है, किस फॉर्मेट में है, कहाँ पड़ा हुआ है, कौन यूज करता है, कौन सा डेटा किसके जो हुए हैं। मेटाडेटा मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेटाडेटा डेफिनेशंस। जैसे डेफिनेशन क्या है? सीए का फोल्डर्स, एसीसीए नहीं हो, केएनएस में एसीसीए भी होता है, हमने कहा सीए का। मेंटेनिंग मेटाडेटा रिपोजिटरीज और डेटा कैटलॉग्स, कैटलॉग्स बना दिया आपने कि भाई सीए के फोल्डर में जाओगे तो 3 आ गए, पीआरसी, कैफ, ये कैटलॉग आ गए। इंश्योरिंग कंसिस्टेंट यूज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा अक्रॉस, ये बता देता है कि सीए के फोल्डर में भी अगर जैसे कैफ में भी मैं जाऊं तो डीएसआर में जाऊं, डीएसआर में आ जाएगा कि यार एक्सेल फाइल बता दूंगा, स्टडी टेक्स्ट क्या है और एक्सेल फाइल क्या है, या स्टडी टेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन बैंक क्या है, ये आपकी हो गई। तो सर मेटा डेटा क्या होता है? सिंपल अल्फाज में एक फोल्डर की एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में आ जाए जिसके अंदर हमने सब चीजें रखी है। नमाज का टाइम हो रहा है, बस हम इसको एक ये डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करें। सर आ जाए, डेटा लाइफ साइकिल क्या होता है? मैनेजमेंट, डीएलएम, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डेटा सिस्टमेटिकली फ्रॉम इट्स initial creation to its ultimate archival or deletion. It ensures data is accurate, secure, accessible and compliant throughout its usable life. This involves managing data from creation or acquisition to its final disposal. Typical stages क्या होते हैं? Creation, data create होता है, marks the beginning of data life cycle. It occurs when data is either generated internally, या तो आप डेटा को इंटरनली जनरेट करते हैं। जैसे मेरे पास कोई बंदा आया, कस्टमर आया, शायद लोधी के लिए में कोई कस्टमर आया, हमने उसका नाम पूछा, एड्रेस पूछा, मुझे
through business transaction, user inputs or operational systems, or acquired from such as customers, vendors, public database और थर्ड अफसर सुने बास मरतबा ना डेटा बिकता भी है। जैसे मैंने कहा ना, दराज फेसबुक से डेटा खरीदता है। क्या खरीदता है कि यार तुम्हारे पास जो लोग जो चीजें सर्च करते हैं, जो लोग जो तरह की चीजें देखते हैं फेसबुक या मेटा से, इंस्टाग्राम पे, वो मुझे बता दो। दराज लोगों के मोबाइल में होती है, बजाय मैं उनको उसी किस्म के नोटिफिकेशन भेजूंगा। तो आप थर्ड पार्टी से भी खरीदते हैं और आपके पास अपना भी होता है, तो डेटा खरीदा। एट दिस स्टेज इट इज क्रूशियल टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी, डिफाइन कौन ऑनर होगा, कितना एक्यूरेट, एंड अप्लाई एनी रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन सच एज पब्लिक, कॉन्फिडेंशियल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डेटा हर एक के लिए नहीं है। कुछ डेटा कॉन्फिडेंशियल होगा। आप जब डेटा क्रिएट हुआ तो आपने अलग ही बोला कॉन्फिडेंशियल है, ये पब्लिक है। के इलेक्ट्रिक है ना, मैंने कहा उसमें नाम, ईमेल, नंबर सब पब्लिक डेटा है, लेकिन हर बंदे की सैलरी क्या है, कॉन्फिडेंशियल है। फिर हमने कहा रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है कि तुझे मिल ही नहीं सकती भाई। रिस्ट्रिक्टेड तुम्हें मिल सकती है लेकिन किसी की परमिशन के साथ, अपने सीनियर को बोलो, किसी को बोलो। स्पेशली इफ द डेटा कंटेन्स पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव। अब आ जाए सर, आपका CNIC नंबर हर एक को नहीं मिलेगा, के इलेक्ट्रिक में भी है ना आपका। हाँ, अगर मुझे फलाने बंदे का CNIC चाहिए तो मुझे इजाजत चाहिए। स्टोरेज इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द डेटा इनटू सिक्योर एंड स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट सच एज डेटाबेसेस। क्या होती है पढ़ेंगे, डेटा लेक्स क्या होगा ये भी हम पढ़ेंगे। और फिर हमने कह दिया कि सर हमारे पास आपने डेटा को स्टोर करना है डेटाबेसेस में। डेटाबेसेस क्या होगा हम पढ़ेंगे, डेटा लेक्स, फाइल सिस्टम और क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें हम देखेंगे। डेटा लेक्स क्या है ये आपको बाद में जाऊंगा। बाकी डेटाबेसेस होती हैं कि बेसिकली एक डेटाबेस बनाई जाती है जहां पर हर तरह का डेटा एक फॉर्म में होता है। फाइल सिस्टम्स, आपके मोबाइल में जो फाइल फोल्डर है, क्लाउड। दीज द चॉइस ऑफ स्टोरेज डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक डेटा वॉल्यूम, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी नीड्स एंड एक्सेस फ्रीक्वेंसी। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे। सिक्योरिटी मेजर्स लाइक इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड बैकअप मस्ट बी implemented here to prevent unauthorized access, ensure availability and support disaster। यूजेज पे आते हैं, refers to the active phase in which data is accessed। जब डेटा काम में आ रहा है तो क्या होगा, is accessed, processed, analyzed and shared to support business operation, decision making, reporting and customer interaction। Proper governance at this stage ensure that only authorized users access data, usage is tracked and logged, and compliance with legal and ethical standards is maintained। It's also where data quality and accuracy have the most operational impact, so cleansing and validity है। अब सर ये वही बात है कि आपको जब डेटा यूज करना है तो उसके बाद उसको प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमें देखना है, कौन यूज कर सकता है, कैसे कर सकता है। आर्काइविंग क्या होता है अभी मैंने समझाया, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा दैट इज नो लॉन्गर इन एक्टिव यूज बट स्टिल होल्ड्स बिजनेस, लीगल और हिस्टोरिकल वैल्यू इनटू लॉन्गर टर्म लोअर कॉस्ट स्टोरेज सिस्टम। जिनका वही बात हम आर्काइव करते हैं तो मैंने क्या कहा था, सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर देते हैं, वो कम स्पेस लेता है। Archive data is typically read only and may be retained to meet regulatory and retention requirement। जैसे टैक्स का डेटा हमने पिछले 3 सालों के लिए हमने आर्काइव कर दिया है, जरूरत पड़ी निकाल लेंगे टैक्स वालों को देने के लिए, वरना जरूरत नहीं है। सपोर्ट ऑडिट्स और प्रिजर्व institutional knowledge, accessibility, integrity and security must still be ensured even if the data is infrequently used। Deletion disposal represents the final phase where data is permanently removed once it is no longer needed for operational, legal or regulatory purposes। This must be done securely using methods like shredding। shredding क्या होती है, what is shredding? डिस्पोज, छोटे छोटे पीसेस में कोई पढ़ ही ना पाए कुछ, तो श्रेडिंग मशीन्स आती हैं, सही है ना। फिर आते हैं डेटा वाइपिंग। डेटा वाइपिंग क्या होती है, मिटा देना। ये सब चीजें ज्यादा उसमें होती हैं जो फिजिकल आपके पास पेपर की फॉर्म में डेटा हो। और क्रिप्टोग्राफिक इरेजर है, इसका मतलब क्या होता है सर, कि आपने उसको ऐसी जबान में डाल दिया आप कोई समझ ही नहीं सकता, ठीक है ना। एक तो होती है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफिक इरेजर में फर्क समझो। डिजिटल डेटा में इंक्रिप्शन होती है कोड में क्या है, लेकिन इसको डी कोड भी कर सकते हैं, कोई चाहे तो सही फॉर्म में भी। क्रिप्टोग्राफिक इरेजर में होता है कि बेटा एक दफा हमने ऐसे वाट लगा दिया, आपको इसको सही पोजीशन में ला ही नहीं सकता। टू प्रिवेंट रिकवरी एंड इंश्योर कंप्लायंस विद प्राइवेसी लॉज एंड इंटरनल पॉलिसीज, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा डिस्ट्रक्शन इज essential, particularly in industries to
टू डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस एंड रिड्यूस लायबिलिटी। कोई आपका मेडिकल डेटा किसी को नहीं है। डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इंश्योर दैट डेटा इज मैनेज एफिशिएंटली, रिमेन्स रेलिवेंट, मिनिमाइजेस स्टोरेज कॉस्ट एंड कंप्लायंस विद रिटेंशन लॉज। अब आ जाए सर क्विकली, आज जो हमने पढ़ा उसको हम एक दफा क्विकली समराइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास वो आ जाए। हमने सर आज क्या पढ़ा, हमने कहा भैया डेटा गवर्नेंस क्या होती है, रूल्स रेगुलेशन, फिर हमने कहा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क को मिनिमाइज करना, डेटा कैसे यूज होगा, कंप्लायंस को देखना, कम्युनिकेशन, डेटा वैल्यू फैसिलिटेट, रिड्यूस कॉस्ट। फिर हम आगे की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेटा ऑनरशिप। ऑनर कौन होता है कि डेटा अगर उल्टा आउट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी है। स्टीवर्ड कौन होता है जो डेटा को मेंटेन। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, पॉलिसीज डिफाइन करती हैं किसके पास डेटा होगा, कैसे शेयर होगा, क्या होगा। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं कि अगर डेटा चाहिए तो कैसे लोगे। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है कि एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो, कंप्लीट हो, टाइमली हो। सिक्योरिटी क्या होती है, टेक्निकल कंट्रोल्स के थ्रू आप लगा सकते हो, मतलब डेटा सिक्योर्ड है, किसी की गैर जरूरी यादों में ना जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल कंट्रोल, कंप्लायंस के लिए हमने कहा इंटरनेशनल रेगुलेशन होती है, अपने मुल्क के लॉ होते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होती है। मेटा डेटा क्या होते हैं, डेटा ऑफ डेटा, आपको पता हो कौन सा डेटा कहाँ अवेलेबल है। और डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्रिएट होगा, किस फॉर्म में होगा, क्या होगा, कैसे होगा, स्टोर कहाँ होगा, किस किस्म के होगा, यूजेज के टाइम पे क्या क्या पॉलिसीज को फॉलो करना है, आर्काइव होगा तो किस पर्पस के लिए निकलेगा, और डिलीशन होगी तो कैसे होगी। तो सर ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। अब नमाज का भी टाइम है तो उसके हम स्टोरी टाइम को भी आज स्किप करते हैं। हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल। मैं कोशिश करूंगा एक क्लास रख दूँ, कल तुम लोग की क्लास कुछ सेटिंग बनाते हैं, कल की क्लास निकालते हैं अगर निकल जाती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।